हाँ स्टूडेंट्स, आज बेटा हम फर्स्ट यूनिट में लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन करवाते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं, एलिमेंट या मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बनती हैं। तो जो कंबाइन होती हैं तो उनके ऊपर कौन से लॉ लगते हैं, अप्लीकेबल होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो कि एंटोनी लवोसियर ने दिया था इन 1789 के अंदर। आपने नाम भी सुना होगा, एंटोनी लवोसियर। इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या देखोगे कि कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, बचाना, है ना। अगर मान लो मैं आपको कोई भी चीज देता हूं कि भाई इसको तुम्हें कुछ सालों तक बचाए रखना है, तो बचाने का मतलब ये नहीं कि इसको हमें इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करें या फिर इसको हमें तोड़ दें। बचाने का मतलब है जैसा है वैसा का वैसा रखें। तो यहां पर मास को भी हम वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एक और डेफिनेशन दे सकते हो तुम्हें कि हमने बताया ना अभी अभी कि कुछ चीजों के कंबाइन होने से नई चीजों की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब मान लो तुम्हारे पास कोई कंपोनेंट है ए, वो बी के साथ कंबाइन करता है। इसका जो मास है वो 2.1 है, इसका जो मास है मान लो 1.9 है। यहां पर क्या बन रहे हैं, सी और डी बन रहे हैं। मान लो ये 1 ग्राम का बन जाता है, तो बताओ डी कितना बनेगा। तो तुम क्या कहोगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, 2.1 और 1.9 कितना हो गए, 4। यहां पर इस तरफ कितना हो गया, 1। तो सीधी सी बात है, यहां पर इसका मास कितना आ जाएगा, 3 ग्राम। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन क्या हुआ कि हम जरूरी नहीं है कि चीजों को मिलाते रहें और वो सारी चीजें मिक्स हो जाएं। जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन है, तो वाटर फॉर्मेशन में क्या देखते हो कि जो वाटर होता है वो किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर ऑक्सीजन अकेला डालते रहे तो पानी बनता रहेगा, हमें साथ साथ हाइड्रोजन को मिलाना पड़ेगा ना। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इससे अगले वाला क्या लॉ आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो कि आपका जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। इस लॉ की डिस्कवरी किसने की थी भाई, या इस लॉ को किसने बताया था, जे प्रोस्ट बोल देते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये इस लॉ के अनुसार वो क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड होगा ना, वो सेम टाइप के एलिमेंट के कंबाइन होने से बनता है। अब पानी जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा, ठीक है। और उनके बीच में हमेशा रेशियो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये नहीं कि भाई हमें अगर पानी की क्वालिटी बढ़ाना हो तो H2O17 कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आ रही है ना बस में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी कंपाउंड मेड अप ऑफ ए सेम एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। अब इसके ऊपर कैसे बोल सकते हैं, अब देखो फिक्स रेशियो में क्या देखोगे, यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम है। हाइड्रोजन का कितना मास है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। अगर तुम्हारे पास कोई पूछ ले कि जी हमारे पास ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो पानी बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो अगर तुमने ऑक्सीजन डबल ले लिया तो हाइड्रोजन भी कितना लेना पड़ेगा, डबल ही लेना पड़ेगा ना। तो यहां पर 4 ग्राम है हाइड्रोजन लोगे तब जाके तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 32 और 4 36 ग्राम में पानी बन जाएगा, ठीक है। अगर अगले वाला क्या देता है कि जी हमें हाइड्रोजन को 8 ग्राम ले ले तो अब कितना पानी बनेगा, तो ये मत कर देना 32 और 8 40 ग्राम, ऐसा मत कर देना। तुम क्या देखोगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन तो सिर्फ है 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन कर पाती है। तो यहां पर भी 32 और 4 36 ग्राम बनेगा, यहां पर भी 32 और 4 36 ग्राम ही पानी बनेगा। जो बाकी की जो हाइड्रोजन है वो अनरिएक्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। आगे बात सुनने, ठीक है। अब आता है यहां पर इससे अगले वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बाद
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो क्या कहता है कि भाई जरूरी तो नहीं ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हमेशा पानी ही बनाए, कोई और कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये यहां पर क्या आता है वाला लॉ ऑफ ए मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि किसने दिया था, वही डाल्टन ने दिया था इन्हें 1803 में 1803 के अंदर डाल्टन के द्वारा दिया गया था ये लॉ। ये क्या कहता है कि भाई मान लेते हैं अगर दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते भी हैं तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन का नाम सुना होगा तुमने, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, और कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बोनेट की भी फॉर्मेशन करते हैं। अरे नो ऑप्शन में तो देखो यहां पर क्या कहता है ये ला कि भाई जब दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते भी हैं तो एक एलिमेंट का मास तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट का मास किस में आएगा, होल नंबर रेशियो में। कैसे, यहां पर देखो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम दिख रहा है, यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 ग्राम, यहां पर है 48 ग्राम, दिख रहा है ना। अगर तुम्हें कोई कह दे कि जी मैं ऑक्सीजन लेके आ रहा हूं, तुम्हारा कोई फ्रेंड कहता है, वो कहता है कि मैं ऑक्सीजन लेके आ रहा हूं और तुम्हारे घर में कार्बन है ही, आज कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। अब मान लो तुम्हारे पास यहां पर है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहते हो तुम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है, कार्बन का मास 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होगा। अगर मान लो तुम्हारे पास कार्बन 12 की बजाय कितना है, 24 ग्राम है, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि भाई ऑक्सीजन भी तुम कितना ले आना, डबल, मतलब है 32 ग्राम ले आना। अब मान लो वहां पर उसके पास पैकेट है कितने ग्राम की, एक तो 48 ग्राम की है और एक मान लो 50 ग्राम की है, तो तुम क्या कहोगे कि भाई अगर लानी है ना तो ऑक्सीजन को 16 के मल्टीपल रेशियो में लाना, ठीक है, या तो 16 ग्राम हो या 32 ग्राम हो या फिर 48 ग्राम हो, क्योंकि 50 ग्राम में सीधी सी बात है वो 2 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो कोई काम में नहीं आने वाले। आगे उसमें तो जब दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते भी हैं तो एक एलिमेंट का मास सेम रहेगा एंड द मास ऑफ अदर एलिमेंट कम्स इन होल नंबर रेशियो विद इट्स एटॉमिक मास। कर लोगे, इसे अगले वाला आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, दो एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे भाई, तीन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल था वो रिचर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है कि मान लो कोई एक एलिमेंट है वो किन्हीं दो एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। एग्जांपल दे देता हूं, मान लो ये हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां पर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O और कार्बन हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, CH4। आगे बात समझ। तो जब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे ना तो इन एलिमेंट का मास दूसरे कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का मास है ना उसके साथ होल नंबर रेशियो में आएगा। देखो यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम है, तो यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 32 ग्राम। मतलब ऑक्सीजन का मास मिलेगा 16 के पाड़े में, कार्बन का मास मिलेगा 6 दूनी 12 है तो 12 के पाड़े में, हाइड्रोजन का मास किसमें मिलेगा भाई, इसका हाइड्रोजन का तो मास एक ही होता है तो 1 2 3 4 मतलब होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। आगे बात समझे, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, व्हेन वन एलिमेंट combine with the other two element and make the product, यहां तक समझ आएगा। then when these element react with each other, then these element react with each other and make the compound, then mass of these element comes in a whole number ratio with the other compound। तो जो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का मास है ना वो दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट के मास के साथ किसकी में आएगा भाई, होल नंबर रेशियो के अंदर आएगा। यहां तक कर लोगे। इससे वाला जो अगले वाला लॉ है ना
ये थे हमारे पास 4 ला मतलब कॉम्बिनेशन के। इसके साथ साथ 2 और ला आते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा गे-लुसाक ला। इसने किसके बारे में बताया था? गैसेस के वॉल्यूम के ऊपर बताया था। और इसने ये जो ला आया था वो आया था 1808 ईस्वी में। इसने क्या बताया गे-लुसाक ने कि अगर मान लो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा गैसेस रिएक्शन करती हैं और वहां पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी करते हैं, तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम प्रोडक्ट के वॉल्यूम के साथ किस में आएगा? वॉल नंबर रेशियो में आएगा। एग्जांपल बता देता हूं। मान लो जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके यहां पर HCl की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहां पर इसका वॉल्यूम कितना है? 1। इसका वॉल्यूम कितना है? 1। ये दोनों के दोनों कंबाइन करके यहां पर वॉल्यूम कितना कर दिया इन्होंने? 2। आगे बात सुनने। तो वेहन है 2 और मोर गैसेस react to make a product, then the volume of a product and a reactant comes in a whole number ratio। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां पर इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम है 3.2 है, इसका वॉल्यूम 1.7 है, ऐसा कभी नहीं होगा। वॉल नंबर रेशियो में आएंगे। कर लो इतना। आगे आता है बेटा आपका अवेगेद्रो लॉ। तो देखो इनका तो नाम से पता चल रहा है कि गे-लुसाक लॉ है, तो गे-लुसाक ने दिया था। अवेगेद्रो लॉ कौन देगा? अवेगेद्रो ने दिया था। तो अवेगेद्रो लॉ क्या कहता है कि भाई मान लो हमारे पास 2 कंटेनर हैं जिनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। यह है अवेगेद्रो लॉ। और अगर मान लो इनके अंदर हम डिफरेंट गैस फिल कर देते हैं, भर देते हैं। मान लो इसके अंदर तुम ऑक्सीजन गैस भर रहे हो, इसके अंदर तुम्हें नाइट्रोजन गैस भर रहे हो, लेकिन अगर तुमने यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या ले लिया भाई? सेम ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, तो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या आएंगे भाई? सेम आएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इस तरफ होंगे, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के उस तरफ होंगे। तो यहां पर कैसे डेफिनेशन दोगे कि इफ 2 gases fill in the different container having a same volume, then at constant temperature and pressure they have same number of molecules। आगे और सुनने। ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है या फिर कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं, वो कब समझ में आएगा? जब आप क्या करोगे? मोल कॉन्सेप्ट करोगे। ठीक है। तो इस मोल कॉन्सेप्ट इससे अगली वाली वीडियो में आएगा, लेकिन आज हम इसके अंदर एक टॉपिक और करवाते हैं, इसका नाम है डाल्टन थ्योरी। तो देखो क्या आता है, डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी के अंदर क्या बताया कि भी मान लो हम किसी भी मैटर को डिसोसिएट करते जाएं, तोड़ते जाएं। अब जैसे कि ये मैटर है, अगर मैं इसको तोड़ता जाऊं तो 2 भागों में टूट गया, और तोड़ूंगा तो और छोटे पार्ट में टूट जाएगा। तोड़ता गया तो एक तो लास्ट स्टेज आएगी, इसके बाद टूटना बंद। उस स्मॉलेस्ट पार्ट का नाम क्या होता था हमने? एटम। तो इसका मतलब है यहां पर डाल्टन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल क्या कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है भाई? जिसको हम आगे डिवाइड ना कर सकें, पार्टिकल कॉल्ड एटम। इसका मतलब एटम की डिस्कवरी भी किसने की? डाल्टन ने की। देखो अगर हम बात करें ना, तो इन एटम के बारे में तो हमने एक इंडियन फिलोसोफर ने पहले बता दिया था, जिसका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है। उसने इसका नाम लिया था परमाणु। लेकिन क्या होता है कि साइंस के अंदर कोई भी फैक्ट तभी माना जाता है जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली दिखा देते हैं। इसीलिए क्या होता है, अगर तुम्हारे पास पूछता है, अब कोई पूछता है कि एटम की डिस्कवरी किसने की, तो क्या बताओगे? डाल्टन ने। लेकिन इसको इसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि जब तुम इंडिविजुअल लगा रहे हो ना, इस वर्ड के कारण ये पॉइंट गलत होगा इसका। तो पहले देखते रहे। अगला वाला रूल क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट है, मान लो हमने कोई सोने की चीज उठा ली,
अगर इसको तोड़ता जाऊं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल निकलेंगे, गोल्ड के पार्टिकल निकलेंगे। इसका मतलब उनका शेप, साइज, मास सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एनी एलिमेंट कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम इन ऑल रिस्पेक्ट। इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब उन सभी का शेप, साइज, मास सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करें, एक चीज लोहे की है, एक चीज सोने की है, तो हम क्या बताएंगे, उनके एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उनका एटॉमिक मास, शेप, साइज क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है भाई, दो एलिमेंट के एटम में कोई समानता नहीं होगी। और दो अभी जो ला दिए थे वो बता दिए इन्होंने कि जो कंपाउंड जब बनता है तो जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं वो क्या होते हैं, वोल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। यहां तक समझ आ गया कि जी अभी बताए थे तो ला, वही डेफिनेशन लिखनी है। इससे अगला ला क्या था हमने, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो दो ला बता देने थे और 3 ये पॉइंट बताने थे। अब दिख तो ये डाल्टन थ्योरी बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके हर पॉइंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक आई है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। मॉडिफाइड कैसे, इन्होंने बोला कि मैटर स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इसका नाम क्या था, एटम। कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर ये, इसके अंदर और भी तो स्मॉल पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन आजकल हम निकाल सकते हैं ना। तो इस वाली ये चीज गलत होगी ना कि इंडिविजुअल उससे आगे नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। फिर इन्होंने बताया कि भी किसी भी एलिमेंट के अंदर सारे के सारे जो एटम होंगे वो सेम होंगे, वो जरूरी नहीं है। तुमने आइसोटोप का नाम सुना होगा। आइसोटोप में क्या बोलते हो, जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। देखो कार्बन के दोनों एटम थे, लेकिन एक का मास 12, एक का मास 14 है। तो सेम एलिमेंट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं। अगले वाला भी पॉइंट इन्होंने गड़बड़ कर रखी है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटमों में कोई समानता नहीं हो सकती। अब आइसोटोप के साथ साथ आपने आइसो बार का भी नाम सुना होगा। जैसे कि आर्गन और कैल्शियम है, तुम क्या बोलते हो, ये एलिमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मास कितना होता है, 40। इन दोनों का एटॉमिक मास सेम होता है ना। फिर हमने बताया कि जो एलिमेंट होते हैं, कोई भी दो एलिमेंट हैं, वो हमेशा किस में कंबाइन करते हैं भाई, वोल नंबर रेशियो में। मतलब यहां पर 1 से लेकर इतनी भी गिनती जाए, लेकिन डेसिमल में नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगी, और ये भी वोल नंबर रेशियो में आएगा। लेकिन आजकल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्रैक्शनल में भी एलिमेंट कंबाइन कर जाते हैं। जैसे कि आयरन ऑक्साइड होता है, वो 0.98 x या फिर O, इस तरीके से भी एलिमेंट कंबाइन कर जाते हैं। तो 0.98 तो एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी गड़बड़ हो गया इसका, तो कि भाई एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर रेशियो, ये वाला पॉइंट गलत है। फिर इन्होंने बताया कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन चेंज तो कर सकते हैं भाई, एनर्जी के अंदर, लाइट के अंदर कन्वर्ट तो कर सकते हैं। यहां तक समझा है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। कल करवाएंगे बेटा आपको मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और मोल कॉन्सेप्ट।